अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जहां पे सियासी सरगर्मियां पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से चल रही हैं, वहां पर आज एक बड़ी दिलचस्प खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने अपनी ही काबीना की टॉप 10 मिनिस्ट्रीज़ आज जो है डिक्लेयर की हैं कि जी परफॉर्मेंस वाइज के टॉप 10 परफॉर्मेंस वाइज कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं। इसका मतलब है, क्योंकि मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर ये आपने टॉप 10 मिनिस्ट्रीज जो हैं अगर आइडेंटिफाई कर ली हैं तो इसका मतलब है कि बाकी जो हैं वो तो नाकारा हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे। और जिनमें से एक माजरत से इंफॉर्मेशन की भी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इसमें जिक्र नहीं है। पहली मुराद सईद की कम्युनिकेशंस, प्लानिंग डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, फेडरल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, इंडस्ट्रीज, नेशनल सिक्योरिटी, कॉमर्स एंड ट्रेड, इंटीरियर, नेशनल फूड सिक्योरिटी। एनीहाउ, ये एक बड़ी वैसे दिलचस्प बात है कि क्या वाकई तौर पर इसका मुकाबला होता है। क्राइटेरिया हमसे क्या नहीं शेयर किया गया, मीडिया को नहीं मालूम कि कितनी देर में किस मिनिस्ट्री में क्या फाइल आई और कितनी जल्दी उस पर अमल दरामद हो गया, या फिर परफॉर्मेंस इस बेस पे है कि जी उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं पिछले कुछ अरसे में। जैसे एक डिसीजन जो था वो खाद का था, और वो इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो कि 3, 4, 5, 6 नंबर पे हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त थी, क्योंकि काबीना में खुसरो बख्तियार साहब जो कि इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जी ये गलत बयानी कर रहे हैं कुछ मिनिस्टर्स, खाद की कतई किसी किस्म की कमी नहीं है। और उसके अगले ही हफ्ते यानी कि 4-5 रोज बाद ईसीसी में बैठकर वही मिनिस्टर खुद भी बैठे हुए हैं और 50 लाख टन हंगामी बुनियादों पर चीन से मंगवाने का फैसला किया जाता है। और इस दौरान किसानों का जो हाल हुआ वो सबको मालूम है। लोग लाइनों में लगे रहे, महंगी लेते रहे, ब्लैक में खरीदते रहे, और फिर जो भी हमने देखा। तो अगर ये क्राइटेरिया है तो हमें इसका बिल्कुल नहीं मालूम कि पॉलिसी वाइज उनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के तौर पर रही हैं, या फिर क्या कोई और क्राइटेरिया है, या अंग्रेज़ी बहुत अच्छे बोलते हैं इनके मिनिस्टर्स। क्योंकि कहा यह जाता है कि वज़ीर आज़म को मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, वो कह रहे बताया गया कि जनाब जो अंग्रेज़ी बोलते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छे लगते हैं, वो बहुत ज़रा समझते हैं कि पढ़े लिखे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज बिलावल ने मुल्तान में एक जलसा किया। वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक विकेट गिर गई है हुकूमत की, और अब अदम एतमाद जो है वो आ रहा है, और इस अदम एतमाद के आने से पता लग जाएगा कि कौन किस तरफ खड़ा है। मरीम नवाज साहिबा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई थी। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जनाब अगर अपोजिशन ने भी आवाम की चीखों पुकार पर लब्बैक ना कहा तो जिस तरह हुकूमत पर तनकीद हो रही है उसी तरह दीगर सियासी जमातों पर भी तनकीद होगी। ये इन तमाम मामलात पर कुछ हम सुनाएंगे कि इमरान खान साहब ने कल जो बातें की वो भी, उन पर भी, और शेख रशीद ने भी कुछ जिक्र किया था इस्टेब्लिशमेंट और अपनी एलाइड पार्टीज़ के हवाले से। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपके वक्त का। अगर इजाज़त दें तो मैं बिलावल भुट्टो साहब के शॉट से शुरू करना चाहूँगा, वो सुन लें ताकि फिर हम उस पर भी आपकी तरफ से कुछ क्लैरिटी चाहेंगे कि कौन सी विकेट की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो। मार्च शुरू होने से पहले इनका एक विकेट गिर चुका है। मार्च शुरू होने से पहले आपके दोस्त, साबिक दोस्तों ने अदम एतमाद पे अपना मौकिफ में थोड़ा तब्दीली आना शुरू हो गया है। और जब हम अदम एतमाद लेकर आते हैं तो तब पूरा मुल्क को नजर आएगा कि कौन खान साहब के साथ खड़ा है और कौन अवाम के साथ इस मुश्किल में खड़ा है। जी कायरा साहब, एक तो ये कि ये विकेट जो गिर चुकी है इसका अगर हमें थोड़ा सा बता दें कि ये कोई अलाइड पार्टीज़ का जिक्र हो रहा है जो हुकूमत के साथ हैं, या जो मियां नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक आई है, तब्दीली आई है, ये उस हवाले से बात कर रहे हैं? नहीं, विकेट गिरने का तो फैसल बॉर्डा साहब का मेरे ख्याल में डिस्क्वालिफिकेशन की बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने उनकी गलत बयानी को छुपाने के लिए, उनके वादे झूठ को छुपाने के लिए, उनको अदालत के या इलेक्शन कमीशन के आखिरी वक्त में फैसले से जरा पहले उनसे इस्तीफा दिलवा के और उनको सेनेट का इलेक्शन लड़वा दिया। तो
उसको शायद रेफर किया जा रहा है। सही। लेकिन पहली जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि वजीर आजम साहब ने कुछ वजारतों को कैटेगराइज किया है और उसमें कम्युनिकेशन की वजारत भी है, यानी जो हमारी तामीरात आमा और सड़कों की वजारत है। काश आप जीटी रोड पे किसी वक्त ट्रेवल करें तो आप जीटी रोड के हाल को देख के फिर उसकी परफॉर्मेंस का जिक्र जरूर कीजिएगा कि उसका हाल क्या है। हाल ये है कि पिछले 7-8 महीने से मैं जीटी रोड पे रेगुलर ट्रैवलर हूं, मैं जीटी रोड का रहने वाला हूं। बिल्कुल वैसे जी। तो सारी रोड का ही आलम ये है, लेकिन मेरे अपने शहर में बावजूद बार बार याद कराने के, वो पिछले 7-8 महीने से हजारों की तादाद में एक्सीडेंट हो चुके हैं। सड़कें उखड़ी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। काम शुरू किया है, रुक गए हैं। नारे मारे गए थे कि जी एक मोटरवे शुरू हो रही है समड़ियाल से खारियां तक, अभी तक उसकी भी खद्दो खाल नहीं है। वो बनना शुरू नहीं हुआ पोर्शन। अगला पोर्शन अभी सीडीडब्ल्यूपी से अप्रूव हुआ है, एकनेक में गया है और उसके वजीर साहब नारे मार रहे हैं। हाँ, एक बात है सर। कि कम्युनिकेशन का जो वजीर है वो खान साहब का चहेता भी है और उसकी जबान अपोजिशन के लिए बहुत लैश करती है। अपोजिशन के ऊपर वो बहुत गालियां बड़े फराख दिली से देते हैं और जितनी तेजी से वो वहां बोलते हैं, काश उनकी जबान अपने महकमे के बारे में भी कुछ बात करे और यहाँ पे भी कुछ बेहतरी आ जाए। तो ये अगर उनका क्राइटेरिया है तो मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत दूंगा, अपने अपने इलाके की सड़कें देख ले। मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, तसल्ली से, पूरे मुल्क के अंदर जीटी रोड बर्बाद है। मुझे अपने हल्के का ज्यादा पता है। मेरे जिले में, मेरे हल्के में खास तौर पे जितनी राब्ता सड़कें प्रोविंशियल हैं या नेशनल हैं, वो 100% बर्बाद पड़ी हैं। कोई आके देखना चाहे, मैं साथ चलता हूँ। ये अगर परफॉर्मेंस है तो बिल्कुल फिर उस वजीर को गालियां देने पे परफॉर्मेंस जरूर होगी जो वो अपोजिशन को देते हैं या अपोजिशन के रहनुमाओं को देते हैं, और तो कुछ नहीं। कामरान कायरा साहब, आपने बहुत बिल्कुल सही बात की, पॉइंट आउट किया, क्योंकि मैं तकरीबन मेरे ख्याल में 1 जनवरी को इसी साल मैंने ट्रेवल किया जीटी रोड पर और मैं आपके घर के सामने से भी गुजर रहा था और मैं देख रहा था वहां पे क्या हशर हुआ है और किस तरह एक साइड से 2-2 फुट सड़क जो है नीचे खुदी हुई है और गाड़ियां उलट भी रही थी क्योंकि बहुत पतली और स्ट्रिप छोड़ी। वैसे ही, जी। आज भी वैसे ही है। अच्छा, आज भी वैसे ही यकीनन, वो तो 1 महीना पहले मैंने देखा है और उससे पहले भी ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ। हाल है, गुजरांवाला में भी यही हाल है। चलते जाए, सारी सारी की सारी सड़क का आलम यही। सही, चलें। शेख साहब, ये सॉरी, जो कायरा साहब, ये बिलावल साहब ने जो ये कहा है कि अदम एतमाद जब लेकर आएंगे तो वाजे हो जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है। अभी तक की जो मीटिंग्स हुई हैं अलाइड पार्टीज़ के रहनुमाओं के साथ, जो हुकूमती अलाइड पार्टीज़ हैं, उसमें आपको क्या लगता है, और पीएमएलएन के साथ जो एक काफ़ी अरसे बाद एक दोबारा राब्ता हुआ है, अब ये इसमें लग रहा है कि 27 फरवरी से पहले आप लोग कोई लेकर आ सकते हैं मोशन, या ज़रा तसल्ली करके, पूरी तसल्ली करके कुछ अरसे बाद आएंगे? ये तो मैं अभी नहीं कह सकता। ये तो फैसला खैर सारी क़यादत बैठ के करेगी कि कब करना है। सर। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रखिए कि हम पीडीएम से अलग हुए थे। सही। शहबाज शरीफ साहब से, जो मुस्लिम लीग के सदर हैं, उनको हम लीडर ऑफ द अपोजिशन मान के उनके साथ खड़े हैं और हम असेंबली के अंदर, हम सेनेट के अंदर, हम सूबाई असेंबलियों के अंदर उनकी क़यादत में तमाम फैसलों पे अमल दरामद कर रहे थे और खुला, उसमें कोई शक वाली बात नहीं थी। पीडीएम से अलग की एक और प्रिंसिपल था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हद तक तो उनसे बिलावल साहब भी मिलते थे, उनके ऑफिस जाते थे, वो उनके पास आते हैं। वो एक कॉपरेशन का रंग तो ऑलरेडी मौजूद था। वो पहले से ये नहीं था कि तातुल आ गया। हाँ, कुछ ऐसी बर्फ थी, कुछ ऐसा तातुल था जो अब जरा जिसमें जो ताल्लुकात कार हैं वो बेहतर हो जाएंगे। अगर आपस में कोई शकरंजी थी, कोई गिले शिकवे थे, तो वो मिलने मिलाने से और बेहतर हो जाते। कायरा साहब, पीएमएल काफ की लीडरशिप के साथ आसिफ जरदारी साहब की पिछले कुछ अरसे में हुई हैं, पहले भी होती रही हैं। अभी जो हाल ही में मीटिंग हुई थी, ये उसके बाद हो रही है जबकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों ने बाकायदा राहें हमवार करनी शुरू कर दी हैं। तो पीएमएलक्यू की लीडरशिप ने कोई वाज़े तौर पर तो ये नहीं यकीन दिलाया होगा, लेकिन आपको
कुछ जो कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज या कुछ वो जो एक सियासी बसीरत क्या कहती है कि आपको लगता है कि पीएमएलक्यू और एमक्यूएम या दीगर अलाइड जो पार्टीज हैं वो अब परेशान हैं हुकूमत में रहते हुए? देखिए ना जमीर, इसको भी इसके थोड़ा सा पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा। जॉइंट सिटिंग में कुछ बिल पास कराने थे, उससे पहले बजट था, आपको याद है? बजट के मौके पे काफ लीग ने अपनी अलग से लाइन ली थी, और जो वजीर आजम ने डिनर दिया था सारी पार्लियामेंटेरियंस को, उसमें वो नहीं गए थे, बल्कि अपने घर पे उन्होंने अलग से डिनर दिया था लोगों बिल्कुल को। सही। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम गवर्नमेंट के साथ जरूर हैं, लेकिन हम वजीर आजम के खाने पे नहीं जाएंगे। तो ये इसकी भी किस बात का सिग्नल है? फिर उसके बाद जॉइंट सेशन में जो लेजिस्लेशन हुई, उसके अंदर भी उनकी सूरत हाल कुछ ऐसी ही रही। सही। उसके बाद जो ये अभी मनी बिल अभी पास हुआ है, मिनी बजट आया है, उसके अंदर भी उनका मौकफ बड़ा वाज़ेह था। उसकी क़यादत रोज आप उनके बयान पढ़ते रहते हैं, चाहे शुजात साहब के भी, परवेज इलाही साहब के भी, बिल्कुल। और वो बड़े नाराजगी का इजहार करते हैं या हुकूमत को समझाते रहते हैं कि हम ये बर्डन कब तक लेके चलेंगे, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है, ये हाल रहे तो बड़े मुश्किल हालात में चले जाएंगे। और अभी भी जब मुलाकातें हुई हैं तो उसके बाद मैंने जो बयान पढ़ा चौधरी परवेज इलाही साहब का, आपने भी, आपकी नजर से भी गुजरा होगा, जी जी। उन्होंने कहा कि जी अभी अपोजिशन जो है वो आपस में सारी जरा इकट्ठी हो ले, हमें फिर पता चल जाएगा, तो फिर इस पे फैसला करेंगे, अभी तो हम हुकूमत के साथ ही हैं। तो पहली गुजारिश तो ये है कि यकीनन अभी तो वो यही कहेंगे ना, जी जी। जिस दिन कोई ऐलान हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐलान कर रहे हैं, बिल्कुल मैं सही। ये कह रहा हूँ तो भी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई, वो तो अप्रोप्रिएट टाइम पे होगी ना, उसको कबल अज़ वक्त तो अनफोल्ड नहीं करते। लेकिन एक बात तो मेरे समझने के लिए, आपके समझने के लिए काफी है ना, सही। कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन पहले इकट्ठी तो हो जाए, फिर देखते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कुछ रमक मौजूद है, और इस स्टेज पे शायद इससे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। और एमक्यूएम ने के आमिर खान साहब ने भी जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, उनका भी तकरीबन ऐसा ही मौक़िफ़ था। एक बात मरीम नवाज साहिबा ने की, अगर इजाज़त दें तो वो भी सुन लें। क्या वाकई ये तमाम अपोजिशन का यही इस वक्त ख्याल है जो मरीम साहिबा बात कर रही हैं? ये ज़रा सुन लें। अगर अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लबैक ना कहा, तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक पल्स को रीड करना, पब्लिक की भलाई के लिए काम करना, ये सबसे ज़्यादा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी कायरा साहब, चीखो पुकार आप लोग भी बताते रहे हैं, हम लोग भी बताते रहे हैं, पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से हालात इसी तरह हैं। 2019 नवंबर से ऑनवर्ड महंगाई की शरह में कमी नहीं आई और आवाम की चीखें उसी तरह सुनती रही है ऑपोजिशन। तो अब ये रियलाइजेशन लेट है या अब आपको राइट टाइम लग रहा है कि अब जो है ऑपोजिशन को कुछ ना कुछ करना होगा आवाम के लिए? जमीन, पहली बात तो ये है कि मरीम बीबी की बात के लोग अपोजिशन को भी जिम्मेदार ठहराएंगे, ये बात दुरुस्त है, सही, मैं एग्री करता हूँ। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने जब पीडीएम बनाई थी तो यही सोच थी कि हुकूमत को जल्दी घर भेजा जाए, उसके लिए जल्द से जुलूस हुए, हुकूमत इम्पेशेंट हो गई। बाय इलेक्शंस का वक्त आया तो सारी अपोजिशन ने मासिवाई पीपल्स पार्टी के ये फैसला कर दिया कि बाय इलेक्शन का बायकॉट करें। हमने बड़ी मुश्किल कायल किया कि नहीं, इलेक्शन लड़ना चाहिए। इलेक्शन लड़ा तो 13 में से 11 सीटें जीती, हुकूमत की चूल्हे हिल गई। सही। फिर सेनेट का इलेक्शन का वक्त आया, फिर ये फैसला कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि जी हमने सेनेट को ब्लॉक करना। सही। हमने बड़ा लड़ाई लड़के, कोशिश करके, समझा के, बहस व तमीज करके अपने सब दोस्तों को राजी किया, उनकी मेहरबानी वो मान गए कि जी सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहिए। सेनेट का इलेक्शन हम लड़े तो वजीर आजम साहब के हवाइयां उड़ गई हुकूमत की, और वजीर आजम साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ा था। उस वक्त भी हमने कहा था कि दिस इज द राइट टाइम सही कि आप फौरी तौर पे अदम एतमाद की तहरीक मूव करें, क्योंकि टाइमिंग बड़ा मैटर करती है। उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो जिस तरह डाका मारा गया, वो भी एक आपके सामने खुली तारीख है। फिर लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ है, वो भी आपके सामने एक खुला एक इलेक्शन है। तो हम उस वक्त से कह रहे थे हमारे दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकता है उनके दुरुस्त हो, लेकिन हमारी दानिश में दैट वाज द राइट टाइम। अब भी कुछ नहीं, अब भी उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, यही करना चाहिए। अब भी अगर है फैसला
तो हमें क्विक फैसला करना चाहिए और इस पे आगे बढ़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस मामले में पहले दिन से क्लैरिटी के साथ खड़ी है कि हमें इस असेंबली से एक नई हुकूमत तश्कील देने की जरूरत है, इसलिए कि वो हुकूमत आके जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन्होंने की हैं इलीगल, गलत तरीके से, यूनिलैटरली की हैं, उनको खत्म करे। इलेक्शन कमीशन और तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से ऐसे कानून बनाए जाएं जो आजादाना इलेक्शन को इंश्योर करे, फेयर एंड फ्री इलेक्शन को इंश्योर करे, और वो कानून बनाते ही इलेक्शन हो जाए। हमारे दोस्तों की राय को थोड़ी बहुत इससे मुख्तलिफ थी कि जी फौरन इलेक्शन, हम भी कहते हैं फौरन इलेक्शन, लेकिन अगर असेंबली आज टूट जाती है या तोड़ दी जाती है या कुछ भी हो जाता है तो फिर पिछले रूल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि मुनासिब नहीं होगा। तो अगर हमारे दोस्तों को ये बात उन्होंने तस्लीम कर ली है या उन्हें ख्याल आया है, तो मैं समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, कोई हर्ज नहीं है इसमें। लेकिन हो सकता है उनका जो तहफ़्फ़ुज़ था वो अपने वक्त में वो भी ठीक सोचते हो, हमारा एंगल और था, उनका एंगल और था। सही, बिल्कुल सही। अब खैरा साहब, एक बड़ा अजीब सा तासुर जो सामने आ रहा है वो ये है कि दो बातें की जा रही हैं कि जी इस वक्त जो जॉइंट ऑपोजिशन जो है वो दोबारा इकट्ठी हो रही है, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बात कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में दोनों पार्टीज की सीनियर लीडरशिप के ऊपर टफ टाइम आने वाला है, शायद कोई अरेस्ट हो जाएंगे, बिहाइंड द बार्स जाने का शायद कोई इतलात उनको मिल रही हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि जनाब अब इकट्ठे होकर एक मूवमेंट चलाई जाए। एक तासुर ये है। दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि IMF के साथ डील तय हुई है और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बिल है सेनेट से वो मंजूर करवाया है और उसके बाद वो बहुत एक्टिवली बाहर निकल आए हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई डील या ढील है किसी भी तरफ, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा इल्जाम तो PMLN के ऊपर लगता रहा है, माजरत से, कि शायद वो रात के अंधेरों में मिलते हैं, छुपकर गाड़ी में लेट कर कहीं जाते हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से अभी तक ऐसी कोई लीडरशिप की बात हमने सुनी नहीं है। लेकिन अब ये जो तासुर आया है इस पर जरा कमेंट कर दें कि आपका क्या ख्याल है कि क्या वजह है? दोनों में से कोई एक वजह है या सिर्फ और सिर्फ वही कि इस अब जो है अवाम, पंजाबी जो कही था कि नको नक हो गए तो अब आना ही पड़ेगा? देखिए, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है ना जी कि हमारी क़यादतों को, हमारी क़यादत को, ये मुस्लिम लीग की क़यादत को ये खतरा है कि हमें जेलों में डाला जा रहा है, तो वो तो पहले डाल के देख चुके हैं। सही। उसके ऊपर अदालतों के फैसले भी देख चुके हैं। सही। जो केसेस बनाए गए हैं उसके ऊपर नैब के बारे में या FIA के बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या नैब की अदालतों के जो अभी तक रिमार्क्स आए हैं बेलों के या बाकी केसेस के ऊपर, किसी एक केस में कन्विक्शन नहीं है। अदालतों ने उठा के केस फेंके हुए हैं। और अब खुर्शीद शाह साहब के केस की सूरत में तो जो फैसला आया वो आपने देखा ही है कि अदालत की ऑब्जर्वेशन क्या है। लिहाजा वो और कौन से केसेस डाल लेंगे? यही केसेस बड़े वो निकाल के लाए थे ना, जो शहजाद अकबर साहब थे और बाकी इनके साथी, तो और क्या कर सकते हैं? वो भी करके अपना शौक पूरा कर ले, वो तो कोई मामला उसमें नहीं है। रही बात कि हमारी क़यादत के कोई बिल पास करा दिया है और जो हो गया है स्टेट बैंक जो है उसका, तो इसका मतलब है कि ये बात दुरुस्त, अगर ये बात इस तरह हो जिस तरह आप कह रहे हैं कि तासर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ये बिल पास करवा, तो अगर ये हो कि जी स्टेट बैंक का जो बिल था वो गिलानी साहब के ना जाने से पास हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी ने कोई मैनेज किया, सही, तासर ये दिया जा रहा हो, तो फिर तो दो बातें हैं उसमें। एक तो ये है कि अगर ऐसा होता तो फिर 43 के साथ 43 वोटों के साथ चेयरमैन को कास्टिंग वोट पे जाके गवर्नमेंट इतना ज्यादा नैरो मार्जिन पे नहीं जाती कभी भी, फिर वो सेफ साइड पे खेल रहे होते। फिर उनको अगर मैनेज ही करना था तो फिर वो 2 वोट और भी मैनेज कर सकते थे। सही। तो गुजारिश ये है कि इसमें तो कितनी जान है, आप खुद गौर कर लीजिए। अब सवाल ये है कि अगर हमने ऐसा किया ही है, फर्ज करें आर्गुमेंट से, तो फिर हमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक तो नहीं चलानी चाहिए। फिर तो हमने, हुकूमत ने जो बिल पास कराना था वो करा दिया, फिर उन्होंने जो स्टेट बैंक उनके हवाले करना था कर दिया, तो फिर तो अब हमें हुकूमत के खिलाफ अगर कोई तहरीक चलती भी है तो उससे अलग हो जाना चाहिए ताकि हम हुकूमत को कुशन दें। ये तो नहीं हो सकता कि बिल भी पास कराएं, स्टेट बैंक वाले इशू के ऊपर भी बात करें और हम हुकूमत को गिराने के लिए तहरीक भी चलाएं। तो ये आपस में मुतसादम बातें हैं ना, ये हो नहीं सकता, इसकी लॉजिकल रीजनिंग कोई नहीं है। तो इस दोनों आर्गुमेंट्स में जान नहीं।
बिल्कुल लेकिन कायरा साहब जो इसका प्रीमाइस जो बनता है वो ये था कि शायद आईएमएफ का प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी था और बहुत सारे इदारों की तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, इसलिए ये शायद ज़रूरी था और इसके बदले में शायद कि जी चलें आप फ्रीली और मतलब वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट इज़ ऑन इट्स ओन, आप लोग अपना मेटल अब दिखा लें अगर तो उस तासुर को, ये तासुर है एक जनरली। लेकिन अगर मैं इजाजत दें तो मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक आपसे इस पर कमेंट लेना चाहूंगा और फिर ये भी देखेंगे कि शेख रशीद साहब ये जो 50 दिन की बात कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रही है क्या है, अगर कायरा साहब हमें बता दें तो अच्छा है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन कमरज़मान कायरा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कायरा साहब, शेख रशीद साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें की, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी बात की कि वो न्यूट्रल है, फिर उन्होंने 50 दिन की बात की, फिर उन्होंने 8 दिन की बात की। कुछ आपकी यकीनन सियासी बसीरत बहुत ज़्यादा है और आपसे हम सीखते भी हैं, कुछ समझा दें, मुझे तो अब ये इनकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, तो ये ज़रा सुन लें क्या बात की शेख रशीद साहब ने और इस पर भी ज़रा कमेंट कर दें। आप जो बार बार रोज़ कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट अशारे बैसाखियाँ सर, मैं तो पहले दिन कहता था ये वो नहीं है जो टीवी पे ज़ाहिर होते हैं और ये नाकाम होंगे। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। 50 दिन की इनकी सियासत है, 50 दिन के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और मजबूत हो जाए और अदम एतमाद का शौक है, आप पूरा कर लें, आपको शिकस्त होगी। जी कायरा साहब, मैं आपके इस सवाल पे आने से पहले जरा आपके पहले सवाल का जो ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर जरा जी जी कर लूं। जी, तो ये है कि अगर ये बात, ये तासर इस तरह हो सर कि हमने किसी अशीर बात से, किसी इशारे पे, तो नॉर्मली तो यही है ना कि जी हमारे जो इदारे हैं उनके किसी इशारे पे ऐसा हुआ है और कोई डील डन हुई है और कुछ ये हुआ है, तो फिर वो इस क्या गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए हुआ है, क्या वो मुस्लिम लीग को साथ में लाने के लिए हमारे साथ हुआ है? ये तासर में जान नहीं है, इसकी लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। बिल्कुल सही, मैंने तो आपके सामने इसका पहले जवाब दे दिया है। बिल्कुल सही। रही बात शेख रशीद साहब बादशाह आदमी है, अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो अपनी हुकूमत के बड़े तगड़े वजीर हैं, 9वें नंबर पे ये तासर नहीं देंगे तो जमीर ये तो नहीं कहेंगे ना कि जी बिल्कुल अब हुकूमत हमारी जा रही है, हमारी टांगे हिल रही हैं और बस अब ये लॉन्ग मार्च आएगा तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। सही, वो तो ऐसे ही बिल्कुल वो बड़े कंफर्टेबल होंगे और वो तासर यही देंगे। और शेख रशीद साहब बड़े मजे हुए आदमी है, वो अपने दिल की बातें अपने मुंह पे ना लाने के या अपने चेहरे पे उसका एक्सप्रेशन आने देने के माहिर हैं, लिहाजा वो तो कंफर्टेबल देंगे। बात क्या हो रही है, 8 दिन में क्या पता चल जाएगा, 8 दिन में क्या होने वाला है, हम अपना लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे, वो रोक के दिखा ले हमें। सही। उसके बाद वो 50 दिन का जिक्र ये फरमा रहे हैं कि 50 दिन कहाँ जाता है, मुझे नहीं पता हाउ फार दिस इज ट्रू। कहते हैं कि 50 दिन के अंदर या 50 दिन के बाद वजीर आजम साहब ने फौज के नए सरबराह की तैनाती करनी है या एक्सटेंशन करनी है या व्हाटसोएवर दैट इज। शायद शेख साहब कुछ उसका इशारा दे रहे हैं कि खान साहब वो फैसला कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो बहुत तगड़े हो जाएंगे। तो ये सिग्नलिंग जो शेख साहब की है इसको छोड़ दीजिए, ये तो ये अपनी जगह। ठीक। दूसरी तरफ ये है कि ISPR वाले कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब शेख साहब की माने या उनकी माने, ये फैसला आप कर लीजिए। लेकिन हुकूमत हमेशा अपना पोस्टर यही रखती है। जफरुल्लाह जमाली साहब की हुकूमत जाने वाली थी, हमें सबको पता था। हमने उन्हें कहा कि जमाली साहब आपको तो रिप्लेस किया जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल अपनी जगह पे बैठा हुआ और अगले दिन वो फारिग थे। तो होता यही है, बंदे को शक यही होता है। लेकिन बहरहाल अगर आपने इसका सही इज़हार देखना हो ना, तो कल वजीर आजम साहब ने जो बातें, जो आर्गूमेंट किया है और जिस लहजे में किया है, जो उनकी रंगत थी, जो उनका आर्गूमेंट था, जो उनका गुस्सा था फैसलाबाद में, सिर्फ वो देख लीजिए। वरना तो चाइना के बड़े बकौल इनके बड़े कामयाब टूर के बाद और रूस से बड़ी आला दावत के बाद और पाकिस्तान में सब तरफ सब अच्छा होने के बाद वजीर आजम को तो चिल करना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। वो कभी बिलावल साहब की नकलें उतार रहे हैं, कभी मियां नवाज शरीफ साहब की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। वो पर्सनलाइज्ड, यानी एक जो
अजीब सी हरकत है ना कि कायरा आप भी साहब अगर किसी की नकल उतारे तो मैं आपको नॉन सीरियस लूंगा, सही, मैं नकल उतारूंगा तो आप मुझे क्या समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल और सही, वजीर आजम पाकिस्तान अगर नकलें उतार रहे हैं और गुस्से में कर छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, तो उस गुस्से के क्या मायने हैं, बिल्कुल के अंदर कुछ बेचैनी, घबराहट है। ये अब शेख बेचैनी। रशीद साहब ये माहिर हैं तो उस घबराहट को छुपा लेते हैं, वजीर आजम से नहीं छुपी। अच्छा, ये बेचैनी और घबराहट जो है, ये जरा सुन लें इमरान खान साहब की बात, तो फिर इसको जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी आप जरा देख लें और आवाज का भी देख लें। क्या ये वही है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बेचैनी है, परेशानी है? बेचैनी अगर कम है तो परेशानी ज्यादा है, खासतौर पर ऑपोजिशन की जो इस वक्त अलाइनमेंट्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं और आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है, उस वजह उसका ये एक लग रहा है कि आपको ये बेचैनी उस चीज़ की है। कैसे इमरान खान साहब की बेचैनी ज़रा हमें भी दिखा दें प्रोड्यूसर साहब। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से उससे पहले 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। जो 30 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, इनसे कोई पूछे मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था कि टाटा और बिरला की जगह शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। जी कायरा साहब। देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि इसी में उन्होंने बिलावल साहब की नकलें भी उतारी बिल्कुल बिल्कुल, इसी में उन्होंने ये कहा कि इन्होंने पेट फाड़ने की बातें की थी, तो वो तो कुछ 10 साल पहले बात हुई थी। उसके बाद हम इकट्ठे हुए, उसके बाद हमने इलेक्शन, हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको माना, उसके बाद हमने पीडीएम तश्कील दी। ये बहुत सारी बातें, उसके साथ तो कई सालों तक हम चलते रहे। और खान साहब आज भी उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो कंटेनर पे खड़े होकर करते थे। उन्हें देख ले, उनका लहजा देख ले। दूसरी तरफ वो बिलावल साहब की उस बात को जो उन्होंने बड़ी पॉजिटिव रंग में की थी, यानी अपना सुनामी नहीं भूले, हालांकि वो सुनामी ले आए हैं। खान साहब को वैसे एक बात है, जो कहते हैं वो कर दिया उन्होंने, बाकी तो कुछ नहीं किया, बाकी तो यू टर्न हो गए, लेकिन सुनामी ले आए। वो महंगाई का सुनामी आ गया, वो बेरोजगारी का सुनामी आ गया, वो माफियाओं का सुनामी आ गया, वो क्या क्या सुनामी। सवाल ये है कि आज वो जो बातें कर रहे, उनमें कोई नई बात है, उनमें कोई बात ऐसी है जो हम समझे कि इस काबिल है कि उसके ऊपर कोई तबसरा किया जाए, या कोई नई बात है? वही बात है जो कंटेनर पे खड़े होकर करते थे, वही बात जो पिछले 3 साल 3.5 साल से कर रहे हैं, वही बात आज कर रहे हैं। तो ये घबराहट नहीं है तो क्या है? अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो तो आराम से बैठा होता कि हालात सब ठीक है, इदारे मेरे साथ हैं, लोग मेरे साथ हैं, इत्तेहादी जमातें मेरे साथ हैं, इकोनॉमी मेरी ठीक चल रही है, मेरे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, मैं रशिया वालों ने भी कहा है हम आपको बहुत कुछ देंगे, और सतही खैरा ने, तो गला क्या है? तो फिर इतनी घबराहट क्यों? अच्छा, ये बिल्कुल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तो फिर इतनी घबराहट क्यों? शायद इसकी घबराहट के पीछे अपने उनके पीटीआई के लोग भी हैं जो कि जहांगीर तरीन साहब आपकी के आवाज साथ। जरा कम है, थोड़ी बढ़ाइए। मैं कायरा साहब, मेरी आवाज अब ठीक है? थोड़ा सा ऊंचा कीजिए इसको। थोड़ी सी मेरी आवाज कायरा साहब को कम जा रही है, जरा बेहतर कर दें। बेहतर हो गई जी कायरा साहब, ये बेचैनी, परेशानी जहांगीर तरीन साहब की बातें सुन के कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है और हयात नाअहली जो है वो किसी भी तरह कबूल नहीं की जा सकती, और फिर ये कंफर्म बात है कि एक ग्रुप है जो जहांगीर तरीन साहब के करीबी है, जो उनकी बात सुनते हैं, मानते हैं, तो उनसे जो राब्ते हो रहे हैं, क्या ये उसकी भी कोई वजह हो सकती है? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा डेंट होगा। देखिए, जहांगीर तरीन साहब, जबीर साहब, कोई शक वाली बात है कि खान साहब के साथ नहीं है, कोई शक है इसमें किसी को? सही। अब हर बात एक अप्रोप्रिएट टाइम पे होती है ना, बेवक्त तो नहीं किया जाता ना। मौका तो वही होता है जो टाइम पे मारा जाए। सही। बेवक्त की तो रागनी होती है, वो किसी मजे की चीज नहीं होती। लिहाजा वो अपना टाइम देखेंगे और यकीनन वो टाइम अब मुनासिब हो रहा है। और दूसरा, इत्तेहादियों की भी यही सूरत है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। तो वज़ीर आज़म साहब को ये घबराहट तो बहरहाल है, उनको ये पता तो है, क्योंकि बड़ी थिन मेजोरिटी से खड़े हुए हैं, एक इत्तेहादी सिरका, उनकी जमात के अपने बहुत सारे लोग हैं जो वज़ीर आज़म साहब के दौरों में उनके साथ नहीं जाते, जहाँ वज़ीर आज़म जाते हैं वहां बुलाने पे भी नहीं आते। वो लोग नाराज बैठे हैं। अब वो किसी मौके के इंतजार में है ना। आज वो अलमे बगावत करें तो क्या डी सीट होके बैठ जाए? तो वो अप्रोप्रिएट टाइम पे अलमे बगावत बुलंद करेंगे। जमीर जब हमारी हुकूमत थी ना,
तो हम समझ रहे थे कि थोड़े बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन हमने काम बहुत किए हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा सब। तो हमें भी ये गुमान था, लेकिन फिर कुछ तो मैनेज किया गया और फिर अचानक पता चला कि नहीं यार, नीचे से तो बहुत सारा, नीचे से तो कारपेट ही निकल गया। तो ये बंदे को तभी समझ आती है जब वक्त गुजर जाता है। सही। कायरा साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी कोई भी अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता डी सीट होकर, लेकिन नूर आलम एक वाहिद शख्स है जिसने एक निजी महफिल में बिलावल साहब भी बैठे हुए थे, शायद किसी अशाइये पे, PMLN के लीडर पे के इशाइये पे, और उन्होंने कहा कि भाई ये नेक्स्ट इलेक्शन तो मैं PTI की टिकट पर नहीं लड़ रहा। ये मैंने पहले कभी किसी हुकूमत में बैठे हुए किसी लीडर मेंबर की बात नहीं सुनी। नूर आलम साहब ने असेंबली के अंदर भी कहा था कि अगली 3 सफों में बैठे हुए जो वजीर होते हैं, वो 3 सफे वजीरों की होती हैं, इन 3 सफों में बैठे हुए, 3 लाइंस में बैठे हुए लोगों को इनके नाम ECL में डाल दें तो मुल्क का मसला हल हो जाएगा। वो बशमूल वजीर आजम सबको ECL में डालने की बात कर रहे थे, और ECL में उसको डाला जाता है जिसपे केस बनाया जाता है, ECL में उसको डाला जाता है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस होते हैं। तो ये बातें ऑलरेडी वो करते रहते हैं और उनका अपना हक है। वो हर बंदा जो है वो इतना गर्म मिजाज नहीं होता, लेकिन उनका अपना ख्याल। सही सही। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद ज़रा मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हुकूमत ने आज ही जो सरकारी लोगों की तनख्वाहों में इजाफे का भी अंदिया दे दिया और 1 मार्च से कह रहे हैं कि जी इसमें बाकायदा इजाफा होगा। तो जो शौरी शुजात साहब ने एक बात सामने रखी थी कि तनख्वाहदार तबका, ख़ासतौर पर सरकारी मुलाजमीन सबसे ज़्यादा परेशान है इस महंगाई से, तो क्या चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जाएंगी तो अपोजिशन के पास फिर क्या जवाब रह जाएगा बाहर आने का या महंगाई का? क्योंकि लग ये रहा है जो क्लेम आ रहे हैं शौकत तरीन साहब के भी, फाइनेंस मिनिस्टर के, कि आइंदा आने वाले दिनों में, जो कि बहुत जल्द आप देखेंगे, क्योंकि डॉलर की भी जो है वो रुपया जो है मुस्तहकम हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट, और इसी वजह से कह रहे हैं कि महंगाई भी कमी होगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ये कुछ दिन पहले जिनका आपने जिक्र भी किया, चौधरी शुजात साहब की भी स्टेटमेंट आई महंगाई के हवाले से। अब वजारत ख़जाना के हवाले से मैं देख रहा था कि कुछ खबरें चल रही थी कि अब जो एडहॉक रिलीफ था उसको परमानेंट किया जा रहा है और 15% शायद तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा, और ये रूम इनके पास आ रहा है IMF के प्रोग्राम में जाने के बाद, और कहा जा रहा है कि मज़ीद भी शायद कुछ फैसिलिटीज़ आएंगी जिसकी वजह से रुपया और मुस्तहकम होगा और जिसकी वजह से महंगाई में कमी वाक़या होगी। तो अपोजिशन थोड़ी सी ताख़ीर नहीं कर देगी उसको, मतलब अगर ये चीज़ें वाकई बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गई? ज़मीन गुजारिश ये है कि ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है। सही। पिछले 6 महीने का ट्रेड डेफिसिट जो है वो कोई 9-9.5 बिलियन डॉलर का है। सही। और अगले फोरकास्ट ये है कि अभी 9 बिलियन का और करके 19-20 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट होगा, और शायद हम इस अरसे में हमें कुछ ये पैसे भी हमारे पास ऊपर एडिशनल होंगे, और इस वक्त जो ड्यू है, जो इस हुकूमत ने शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग की थी, तो वो पैसे भी हमें अदा करने हैं। सऊदीया ने भी 3 बिलियन हमसे दिया हुआ है, किसी वक्त में वापस दे सकते हैं। तो हमें को 10-11 अरब डॉलर की इंस्टॉलमेंट्स भी पे करनी है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? अगर 2-4 अरब डॉलर मजीद मिल भी गया, सॉफ्ट लोन होगा क्या, आपको बजटरी सपोर्ट के लिए होगा कि नहीं होगा? ये तो बहुत सारे सवाल हैं। वो क्या तरीका होगा कि डॉलर जो है वो कमजोर होगा और पाकिस्तानी रुपी अप्रिशिएट होगा, सिवाय इसके कि हम एक्सपोर्ट बहुत अच्छी करें। और दूसरी बात, ये जो ग्रोथ की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, मेजर हमारा इन्हिसार एग्रीकल्चर पे है। सही। तो सिवाय टेक्सटाइल के, जिसकी वजह भी बेसिकली ये बनी कि इंटरनेशनली कोरोना की वजह से उनकी अपनी इंडस्ट्री बंद हुई जो डोमेस्टिक थी। इंडिया के अंदर प्रेशर आया क्योंकि वहां कोरोना ने बहुत ज्यादा तबाही फैला दी थी, उनकी इंडस्ट्री जो है वो क्लोजर हुआ। बांग्लादेश में ऐसा हुआ, तो हमारी तरफ ऑर्डर ज्यादा आए। जो हमारे यहाँ कोरोना की सूरत हाल बेहतर रही, अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने भी अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला का भी फजल रहा, ये भी एक शामिल हाल रहा। तो उसकी वजह से एक सेक्टर ने ग्रो किया। लेकिन जरा गौर करें, यानी
गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मेज यानी मकई हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं? रुई हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और इस साल हमें खदशा है कि गंदम जो कह रहे हैं बम्पर, क्योंकि किसान को शॉर्टेज है, उनको यूरिया नहीं मिली और यूरिया बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, 26-27 रुपए बैग भी उनको नहीं मिल रही, फिर डीएपी नहीं मिली टाइम पे, बिजली के बिल वो अदा नहीं कर पा रहे, पेस्टिसाइड्स बहुत महंगी हो गई है, तो उसके ऊपर आइंदा आने वाली फसलों के ऊपर क्या असरात होंगे? तो ये तो इनके वो हालात हैं कि इनकी जो जिसमें हमारा मेजर इन्हिसार है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, वजीर आजम साहब फरमाते हैं कि हमारे मुल्क की जो टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो 10, 20, 30, उन्होंने 1100 अरब रुपया कमाया है, वो हेफ्टी प्रॉफिट्स लिए हैं। सही। और वो अपने मुलाजमीन को भी कुछ हिस्सा दें उसमें से। बिल्कुल 1100 अरब रुपया बतौल वजीर आजम के, और शायद इससे भी ज्यादा पाकिस्तान के चंद 100 लोग, या शायद 400 से भी कम हो, बिल्कुल उन लोगों की दौलत में इजाफा हुआ है। वहां तो दौलत के पहाड़ बहुत बड़े हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई की गवर्नमेंट में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। तो ये क्या करें? ये तरक्की माकूस है जो उमरा को तरक्की दे रही है और गुरबा की गुर्बत में इजाफा होता चला जा रहा है। इस तरक्की को ही तरक्की माकूस कहते हैं ना, कि जो लोगों को खा रही है। सही। ये तरक्की पाकिस्तान के अवाम के साथ मैच नहीं कर रही। वो तरक्की जिससे आम आदमी की जिंदगी में भी बेहतरी नजर आए, वो तरक्की होगी। शौकत तरीन साहब को तरक्की मिलेगी क्योंकि उनका तो बैंक है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री बड़े पैसे कमा रही है। शुगर मिल वालों को प्रॉफिट मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, वो बड़े पैसे कमा रहे हैं। सीमेंट वाले बड़े पैसे कमा रहे हैं, टेक्सटाइल वाले बड़े पैसे। लेकिन जो बाकी इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है? उनके हालात क्या है? या जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो तनख्वाहदार है, और 15% का जो ये दे रहे हैं एडहॉक रिलीफ या उसको मर्ज कर रहे हैं, वो भी अभी क्लियर नहीं है कि वो सबको मिलना है कि नहीं। ऑलरेडी जिनको कुछ को मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा। जिनको पिछली दफा तनख्वाहों में वो रिलीफ नहीं दिया गया, उनको ये एक पैरिटी के कानून के तहत लाया जा रहा है, शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। लेकिन 15% का अगर रिलीफ मिल भी जाता है बेसिक पे का, तो जमीर क्या 22% अगर इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन रेट हो, कोर इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल जो अशियाए जरूरिया है इंसानों की, जो आम आदमी की जिंदगी की जरूरतें हैं, उसमें अगर 22% हो, और जनरल इन्फ्लेशन जो है वो 13.5% हो, उसमें 15% आप अगर रिलीफ दे देते हैं बेसिक के ऊपर, तो वो क्या मैच कर जाएगा? बिल्कुल। इज इट सो? आंसर इज नो। वेरी राइट, वेरी राइट। बहुत बहुत शुक्रिया कमरजमान कायरा साहब, आपके साथ हमेशा की तरह आज भी गुफ्तगू करने का बहुत मजा आया और आपसे सीखने को भी मिलता है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।